आज हम ई कैट की केमिस्ट्री और स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इसमें चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिनमें से एमसीक्यूज या क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई कैट केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक है, हमने चैप्टर नंबर 1 में एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। एटम, मॉलिक्यूल और आयंस में से कौन कौन सी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज या कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो वहीं देखते हैं। पहली बड़ी बुनियादी सी बात है कि एटम क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ एलिमेंट्स। तो एटम जो होता है, अगर आप इसको डिवाइड करें तो इसमें से निकलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अगर आप एटम को डिवाइड करते हैं तो एटम में से सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकलते हैं और इनमें से इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से 3 पार्टिकल्स जो फंडामेंटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब एटम जो है, इसमें 2 पॉइंट्स याद रखनी है कि स्टेबल एटम्स और दूसरे होते हैं अनस्टेबल एटम्स। स्टेबल एटम्स किनके होते हैं? नोबल गैसेस में जो एटम्स होते हैं दे आर स्टेबल एटम्स, और नोबल गैसेस के अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो होते हैं दे आर अनस्टेबल एटम्स। अब एटम पे जो एमसीक्यूज बन सकता है वो 2 आपने बातें याद रखनी है। पहला एमसीक्यू जो बन सकता है वो एटम्स के मैसेज को लेकर बन सकता है। What do you know about the masses of atoms? और दूसरा एमसीक्यू जो एटम्स के बारे में पूछा वो है उसका साइज ऑफ एटम्स। तो मैसेज ऑफ एटम्स और साइज ऑफ एटम्स के बारे में क्या क्या एमसीक्यूज बन सकती हैं, ये मेमोरी बेस्ड एमसीक्यूज, इसमें कुछ वैल्यूज या कुछ रिलेशन आपको याद करना पड़ेगा। जैसा कि मैसेज की बात की जाए तो हम एटम के मैसेज को केजी में भी लेते हैं, ग्राम में भी लेते हैं और एएमयू में भी होता है। हम इन तीनों में से जो सबसे कॉमनली यूज करते हैं यूनिट्स वो ग्राम्स होते हैं या फिर एएमयू होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो एटम्स के मैसेज हैं ये कितनी कैलकुलेट हुई और इन यूनिट्स का आपस में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहली बात ये है कि 1 एएमयू जो होता है उसमें कितने ग्राम्स होते हैं? 1.66 इन 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये रिलेशन आपने याद रखना है एमसीक्यूज के अंदर। दूसरा रिलेशन ग्राम एएमयू का किलोग्राम से क्या रिलेशन होगा? 1 एएमयू इज इक्वल 1.66 इन 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। ठीक है। अब ये जो 1 एएमयू है ये किसका यूनिट होता है? यहाँ से हम बात आगे फॉरवर्ड करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मैसेज के अंदर। रिलेटिव एटॉमिक मैसेज का यूनिट जो होता है वो एएमयू होता है। 1/12 ऑफ कार्बन 12 के एक एटम का जो 12वां हिस्सा होता है वो 1 एएमयू के इक्वल होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि एएमयू को ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर मेरे पास 2 एएमयू है तो मैंने इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के साथ। तो एएमयू विल कन्वर्ट इनटू ग्राम्स। तो 2 एएमयू जो होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 ग्राम्स ही आएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तब उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। उसकी वजह ये है कि आप एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करते हुए जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें 1.6 इन 10⁻⁻24, ये इंतहाई छोटी वैल्यू है और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होकर इस वैल्यू को ज़्यादा इंक्रीज नहीं करती, ये बिल्कुल 2 ग्राम ही रहता है ऑलमोस्ट। इसलिए हम कहते हैं कि एएमयू और ग्राम्स के अंदर जो मैग्नीट्यूड्स होती हैं वो तकरीबन सेम होती हैं। तो यही सही पॉइंट आपने याद रखना है कि एएमयू और ग्राम्स का क्या रिलेशन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें एटम के साइज की तो इसके बारे में एमसीक्यूज क्या आती है कि एटम का जो साइज हमने एक्स-रेज एनालिसिस से फाइंड किया वो अप्रॉक्सीमेटली 0.2 नैनोमीटर, दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻10 मीटर, दैट इज इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉम।
दिस इज द वैल्यूज फॉर द साइज ऑफ एटम। और अगर इस वैल्यू का मजीद आसान करें तो 0.2 नैनोमीटर को अगर मैं 0.1 नैनोमीटर करूं तो यहाँ से ये 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा और यहाँ से ये वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। तो इस तरह ऊपर वाले डाटा से हमने इनका आपस में रिलेशन फाइंड कर लिया। जो आपने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपने एमसीक्यूज में याद रखनी है। और एक बात यहाँ मैं और बता दूँ कि 1 AMU जो होता है वो 1/एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होता है। ये एमसीक्यूज आपने बोलनी नहीं है कि 1 AMU 1/NA के इक्वल होता है। इसकी रीज़न भी है, लेकिन आपने इस बात को यहीं तक याद रखना है कि 1 AMU 1/NA के इक्वल होता है, जो एमसीक्यूज की शक्ल में आपसे पूछा जा सकता है। खासतौर पे नस्ट की तैयारी जो बच्चे स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए इस तरह का क्वेश्चन जो होगा वो बड़ा फ़ायदा देगा ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद हम आगे चलते हैं, एटम्स के बाद हम बात करते हैं। यहीं से हम एक बात और पढ़ लेते हैं कि एविडेंस ऑफ एटम में क्या एमसीक्यूज बन सकता है। एक आधा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि एटम्स को अगर आपने देखना था तो उसके लिए हमने हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। उसकी रीज़न भी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो बहुत ही कम होती है लैम्डा ऑफ विजिबल लाइट से। सो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो लैम्डा ऑफ विजिबल लाइट से बहुत कम होती है। इसीलिए इतनी कम होती है इलेक्ट्रॉन की लैम्डा कि वो इलेक्ट्रॉन के साइज से मीट करती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ होती है वो एटम्स से स्ट्राइक कर जाती है और एटम्स का एक शैडो डेवलप कर देती है। और अगर हम देखें कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट कितनी है, ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। चूंकि ये एमसीक्यूज इस चैप्टर में नहीं है, चैप्टर नंबर 5 से मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये पॉइंट और ये चैप्टर नंबर 5 का ये पॉइंट आपस में कोरिलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की लैम्डा अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻10 मीटर होती है, जो कि डुअल नेचर ऑफ मैटर डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस वाला जो फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल h/mv उससे कैलकुलेट किया चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर के अंदर। तो आपने याद रखा इलेक्ट्रॉन की लैम्डा 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल है, जो कि एटम के साइज से मीट कर रही है। और अगर हम विजिबल लाइट की लैम्डा की बात करें कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ, तो ये आप कह लें कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक इसकी वेवलेंथ होती है। ये वेवलेंथ जो विजिबल लाइट की आपको नजर आ रही है, ये वेवलेंथ एटम के साइज से बहुत ज़्यादा है। एटम का साइज तो 1 एंगस्ट्रॉम टू 2 एंगस्ट्रॉम के इन बिटवीन है। तो 4000 से 7000 वाली जो वेवलेंथ होगी वो कभी भी एटम से स्ट्राइक नहीं करेगी, तो एटम कभी भी विजिबल लाइट से नज़र नहीं आएगा। अच्छा, अब इससे आगे अगर हम मजीद एमसीक्यूज को डिस्कस करें कि एटम्स वाले पोर्शन से नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स वाला पोर्शन है, तो मॉलिक्यूल्स वाले पोर्शन के अंदर एमसीक्यूज जो आपने याद रखनी है, एक तो याद रखनी है कि मॉलिक्यूल्स भी एटम की तरह एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो टोटल एटम्स होते हैं, टोटल एटम्स जो मॉलिक्यूल्स में होते हैं वो उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहलाती है। अब ये जो एटॉमिसिटी की टर्म है जो मॉलिक्यूल्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, इस टर्म को अगर आप थोड़ा समझ लें तो आपको मोल और एवोगाड्रोस नंबर की कैलकुलेशन करते हुए थोड़ी आसानी और फायदा होगा। वो क्या कि मॉलिक्यूल्स एटॉमिसिटी ऑफ वाटर ले लेकर अगर हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर कितने टोटल एटम है? 3 एटम्स हैं, टोटल 3 एटम्स हैं। वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3, 2 हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी होगी? 3। अगर मैं वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स की एटॉमिसिटी निकालना चाहूँ कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स की एटॉमिसिटी क्या होगी, तो मैं 2 × 3 करूँगा। 3 क्या है? ये वाटर की एटॉमिसिटी है। 2 क्या है? ये वाटर के मॉलिक्यूल्स की तादाद है। अगर मेरे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, तो इसके अंदर मैंने अगर एटम्स फाइंड करने हैं तो मॉलिक्यूल्स की तादाद 3 है और एटॉमिसिटी भी 3 है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास वाटर के 1 मोल मॉलिक्यूल्स और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na मॉलिक्यूल्स। तो अगर मेरे पास वाटर के Na मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें कितने एटम्स होंगे फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? मॉलिक्यूल्स की तादाद को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स Na है, तो Na मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 3। तो Na को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Na मॉलिक्यूल्स में एटम्स आ जाएंगे। हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल अगर Na के इक्वल है तो उसमें एटम फाइंड करने हैं। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? ये चीज़ क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं
और ये 3 जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो वाटर की एटॉमिसिटी है। तो फिर इसके आपने क्या अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन के अंदर कि अगर आप मॉलिक्यूल्स की तादाद को उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के अंदर से एटम फाइंड हो जाते हैं। तो ये पॉइंट हम मोल्स और एवोगाड्रो नंबर में दोबारा इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट यहाँ पे भी अपने थोड़ा गौर करना है इस पर, वहाँ जाके हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब इस मॉलिक्यूल्स के बाद नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और भी है हीमोग्लोबिन के हवाले से कि हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है उसका वेट ऑलमोस्ट 68,000 ग्राम्स होता है, 68,000 ग्राम। और हीमोग्लोबिन किस एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ये एमसीक्यू ज्यादा नहीं है। हीमोग्लोबिन इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe। व्हाट इज Fe? आयरन। हीमोग्लोबिन आयरन का एक कॉम्प्लेक्स होता है। अब मॉलिक्यूल्स के बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे व्हाट आर आयंस। आयंस क्या होते हैं और आयंस के बारे में ई-कैट में क्या क्वेश्चन आता है, तो 2-3 बातें इसके पास आपने याद रखनी है। वो ये कि एटम्स से आयंस प्रोड्यूस होते हैं। एटम्स से आयंस प्रोड्यूस होते हैं क्या करने से? एटम से पॉजिटिव आयंस भी बन सकते हैं और एटम से नेगेटिव आयंस भी बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करना है इसमें से या इलेक्ट्रॉन्स को इसमें ऐड करना है। अगर आप एटम्स में इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो आपको एटम को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और अगर आपने एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना है तो आपको ऐड होने पर एनर्जी रिलीज होगी। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना है तो इस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और इस एनर्जी को कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगर आप एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकालने के लिए, तो इट विल बिकम एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन विल बी एंडोथर्मिक प्रोसेस। और अगर आपने किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने पे एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को जो रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। और नेगेटिव आयंस का बनना क्या हो जाएगा फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे एमसीक्यूज में आयनस एनर्जी के हवाले से बता दूं आपको कि formation of positive ion is always endothermic process, but in case of anions there is some different concept. In the formation of uninegative ions की formation is exothermic। इसके अलावा जितने भी anions बनेंगे वो सारे endothermic होंगे। For example, formation of dinegative ion, formation of trinegative ion, they are all endothermic process, but formation of only uninegative ion is exothermic process। तो यही बात आपने याद रखनी है कि ionization energy is always पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस के अंदर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी वो एक्सो है, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितनी भी होंगी दूसरे वाली सेकंड या थर्ड, दे आर एंडोथर्मिक इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि A+1, A+2, A+3 इन सब की जो फॉर्मेशन है डेट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। लेकिन अगर हम B-1 की बात करें इट इज एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर हम B-2 की बात करें, B-3 की बात करें तो दे आर एंडोथर्मिक। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखना है कि पॉजिटिव आयन का बनना तो हमेशा एंडो ही होता है, लेकिन नेगेटिव आयन बनते हुए जो पहला नेगेटिव आयन बनता है वो एक्सो होता है, और बाकी जितने भी एनाइंस या नेगेटिव आयंस बनेंगे उनकी फॉर्मेशन हमेशा एंडोथर्मिक होती है। ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद आयनस एनर्जी के बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं। मॉलिक्यूलर आयंस जैसा कि नाम से रहेगा कि मॉलिक्यूल से बनेंगे, तो जिस तरह एटम से आयंस बनते थे इसी तरह मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आयंस बनेंगे। अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो पॉजिटिव बनाएगा, अगर वो गेन कर रहा है तो नेगेटिव। पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयंस और दूसरे बनेंगे नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयंस। पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं, इनकी तादाद ज्यादा अबंडेंट होती है। एमसीक्यूज होते हैं कि कौन से पॉजिटिव आयंस ज्यादा अबंडेंटली पाए जाते हैं, तो पॉजिटिव आयंस आर मोर अबंडेंट एज कंपेयर्ड टू नेगेटिव आयंस। लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स कि पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयंस की एग्जांपल आपके पास है CH4 पॉजिटिव, CO पॉजिटिव, NH2 पॉजिटिव,
O2 पॉजिटिव, एनाइंस के अंदर एग्जांपल ले सकते हैं O2-2, O2-1। ये जो नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयंस की एग्जांपल है चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग में जो MO2 की एग्जांपल्स दी हैं मैंने वहां से एग्जांपल्स दी हैं आपको। मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस से हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं। और एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो मॉलिक्यूल हम जिसको हम आयोनाइज करवा रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स गैस के होने चाहिए तभी मॉलिक्यूलर आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो ये हम यूज़ करते हैं गामा रेज, गामा रेज नहीं है तो फिर आप एक्स रेज भी यूज़ कर सकते हैं या हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मैसेज क्या होते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मैसेज का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट था वो हमने अभी देखा मैसेज फैक्टर के अंदर कि रिलेटिव एटॉमिक मैसेज होते हैं ये फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं और ये एवरेज भी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं और एवरेज भी होते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मैसेज मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास Na कार्बन 12 के एटम्स होते हैं जिनका वजन होता है 12 ग्राम्स। हमने क्या करते हैं, हमने 1 ग्राम के इसको Na से डिवाइड किया और इधर भी इसको Na से डिवाइड किया, ये Na से कैंसिल हो गया तो 1 एटम ऑफ कार्बन जो है आपके पास उसका मैस आया 12 बाई Na ग्राम आ गया। अगर आपने अब इसका 12वां हिस्सा लेना है तो आप इसको 1/12 से डिवाइड कर देंगे और इधर भी आप इसको 1/12 से डिवाइड कर देंगे तो 1/12 ऑफ 12th atom of carbon 12 that is equal to 1 by Na. This is very important. This is very important point कि कार्बन 12 के एक एटम का जो 12वां हिस्सा होता है वो 1/Na के इक्वल होता है और 1/Na को ही आप लोग 1 AMU कहते हैं और इसके अंदर ग्राम्स 1.66 × 10⁻24 ग्राम होते हैं। यहाँ तक आप नोट करें फिर हम इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कि सबएटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के रिलेटिव एटॉमिक मैसेज क्या होते हैं। और जैसा कि अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है दैट इज इक्वल टू 0.00054 AMU। इसी तरह प्रोटॉन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा दैट इज 1.0073 AMU। इसी तरह न्यूट्रॉन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास आपने याद रखना है 1.0087 AMU। तो आपने MCQs के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का रिलेटिव एटॉमिक मास, प्रोटॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास और न्यूट्रॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास याद रखना है। और एक बात याद रखिएगा कि रिलेटिव एटॉमिक मासेस चाहे एलिमेंट्स के हैं और चाहे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के हैं तो हमेशा होते फ्रैक्शन के अंदर है। ये बात आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के भी रिलेटिव मासेस जो हैं वो फ्रैक्शन में आते हैं और एलिमेंट्स के भी रिलेटिव एटॉमिक मासेस होते हैं वो फ्रैक्शन में होते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस के बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो देखते हैं कि आइसोटॉप्स किसी भी एलिमेंट के होते हैं। आइसोटॉप्स हमेशा सेम एलिमेंट्स के होते हैं, सेम एलिमेंट के होते हैं। और आइसोटॉप्स जो होते हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं आइए देखते हैं। तो जैसा कि अगर हम बात करें रिलेटिव एटॉमिक मास आइसोटॉप्स होते हैं उसमें प्रोटॉन नंबर अगर हम बात करें प्रोटॉन नंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की, उसके बाद अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं ये आइसोटॉप्स में क्या होती हैं, सेम होती हैं। आइसोटॉप्स के प्रोटॉन नंबर
यानी प्रोटॉन की तादाद, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। अब देखते हैं कि आइसोटॉप्स में कौन सी चीज़ डिफरेंट होती है। तो आइसोटॉप्स के अंदर मास नंबर, आइसोटॉप्स की डेंसिटी, आइसोटॉप्स की हाफ लाइफ और आइसोटॉप्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है आइसोटॉप्स की, दैट इज इक्वल टू डिफरेंट। तो ये वाली प्रॉपर्टीज आइसोटॉप में सेम होती हैं और ये प्रॉपर्टीज आइसोटॉप में डिफरेंट होते हैं। अब कुछ एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स की तादाद जो हमारी बुक में एज इंफॉर्मेशन लिखी है वो आपने याद करनी है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजेंस के करने हैं। चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर सिल्वर, बोरॉन के आइसोटॉप्स की तादाद, उनके मैस आपने याद करने हैं, जो कि बुक की इंफॉर्मेटिव एमसीक्यूज है, तो आपने बुक से इससे प्रिपेयर करना है। अब हम आइसोटॉप्स के बारे में मज़ीद बात करते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर के लिहाज से, कि किसी एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स की तादाद, उसके मैस नंबर्स और उनकी अबंडेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम किसी भी एलिमेंट को मैस स्पेक्ट्रोमीटर से पास करते हैं और मैस स्पेक्ट्रोमीटर उस एलिमेंट्स का जो रिजल्ट देता है वो मैस स्पेक्ट्रम की फॉर्म में देता है। मैस स्पेक्ट्रम के अंदर हमें उस एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन हासिल हो जाती है कि उसके आइसोटॉप्स कितने होते हैं, उन आइसोटॉप्स के एग्जैक्ट मैसेज कितने होते हैं, उन आइसोटॉप्स की अबंडेंस कितनी होती है। तो आइए देखते हैं, ये थोड़ा सी बात करते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर की। हमारे पास एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट्स के आपने आइसोटॉप्स कैलकुलेट करनी है, उन आइसोटॉप्स के मैसेज और उनकी अबंडेंस कैलकुलेट करनी है। तो आपने इस आइसोटॉप को मैस स्पेक्ट्रोमीटर से पास करना है। जब आप इसको मैस स्पेक्ट्रोमीटर से पास करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ ही एक्चुअल मैस स्पेक्ट्रोमीटर का डाटा एनालिसिस है कि इस ग्राफ के अंदर उस एलिमेंट के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है। इस एलिमेंट की इंफॉर्मेशन इस ग्राफ में अपीयर होगी। कैसे पता चलेगा? इस ग्राफ के अंदर, जिसको हम मैस स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं, मैस स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं, इस मैस स्पेक्ट्रम के एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं मैस नंबर या मैस टू चार्ज, और इस मैस स्पेक्ट्रम के वाई एक्सिस पर हम लेते हैं अबंडेंस या परसेंटेज। तो ये परसेंटेज और ये मैस नंबर। एक्स एक्सिस पर हम उस आइसोटॉप्स के मैस नंबर लेंगे और वाई एक्सिस पर उस आइसोटॉप्स की रिलेटिव अबंडेंस ली जाती है। अब यहाँ से एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट हमारे लिए अननोन है, हमें नहीं पता ये एलिमेंट कौन सा है, लेकिन जब ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर से पास होगा, अगर यहाँ पर इसकी 3 पीक्स आ गई, तो आपने देखा कि इस एलिमेंट की मैस स्पेक्ट्रम में कितनी पीक्स अपीयर हुई हैं? 3। अगर किसी एलिमेंट की 3 पीक्स अपीयर हुई हैं तो उसका मतलब पहला पॉइंट क्या हुआ कि इस एलिमेंट्स के नंबर ऑफ आइसोटॉप्स पता चल गए हमें, नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। दूसरा, मैसेज या मैस नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। तीसरा पॉइंट, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। तो देखते हैं कैसे पता चला। इस स्पेक्ट्रम में इस एलिमेंट की कितनी पीक्स अपीयर हुई हैं? 3। तो जितनी पीक्स अपीयर होंगी उतने उसके आइसोटॉप्स होंगे। तो वी कैन से कि नंबर ऑफ आइसोटॉप्स इज द नंबर ऑफ आइसोटॉप्स इज द नंबर ऑफ पीक्स। अब देखते हैं कि इस आइसोटॉप्स के मैसेज कितने हैं। तो आइए देखते हैं, इस पीक को आप
इस पीक को आप एक्स एक्सिस के साथ टच करें और यहाँ पे जो डिजिट लिखा होगा वो उसका मैस नंबर होगा। फिर सेकंड पीक को आप एक्स एक्सिस के साथ टच करें, यहाँ पे जो डिजिट लिखा होगा वो उसका मैस नंबर होगा। फिर तीसरी पीक को भी एक्स एक्सिस के साथ टच करें, तो ये जो 3 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये ब्लू कलर में, ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये इन आइसोटॉप्स के एग्जैक्ट मैसेज हैं। तो आपने बताना है कि मैस नंबर का पता कैसे चला। मैस नंबर इज द वेयर पीक्स टच द एक्स एक्सिस, जहां पर पीक एक्स एक्सिस को टच करेगी that will be the mass number of the isotopes। अब तीसरा पॉइंट कि इस तीनों पीक से अबंडेंस कैसे पता चलती है। आप इन तीनों पीक्स की जो टॉप पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट्स, इनको y एक्सिस के साथ टच करें। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर में एक, इसको यहाँ पे ब्लू कलर पे टच करें, ये 2 पॉइंट, और इसको यहाँ पे टच करें। तो देखिए आप कि इन तीनों पीक्स ने y एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच किया वो उसकी अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस को शो कर रहा है। तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स का पता कैसे चला, वेयर द हाइट ऑफ पीक टच द y एक्सिस। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पीक की हाइट जितनी ज्यादा होगी उस वाले आइसोटोप की अबंडेंस उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर हम इन तीनों को कंपैरिजन करें तो जो फर्स्ट पीक है उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, तो उसकी हाइट ज़्यादा होने की वजह से उसकी अबंडेंस भी ज़्यादा होगी। और जो सेंटर वाली पीक है उसकी हाइट सबसे कम है, तो उसकी अबंडेंस भी सबसे कम होगी। एक चीज़ और भी है, अभी मैंने ये जो मैस स्पेक्ट्रम बनाया ये एक अननोन एलिमेंट्स के लिहाज से मैंने उसका नाम नहीं बताया आपको कि कौन सा एलिमेंट है, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए कि आपने स्पेक्ट्रम को कैसे एनालाइज करना है, स्पेक्ट्रम की पीक से कैसे रिजल्ट्स कंक्लूड करने हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आपने समझना है कि इन तीनों पीक में से जो सबसे लाइट या हल्का जो वजन में आइसोटोप होगा उसकी पीक फर्स्ट वाली होगी, क्योंकि नीचे जो मैस नंबर का एक स्केल बना हुआ है, ये स्केल लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे कम लो मैस जो होगा वो यहाँ पे होगा, सेकंड पीक का मैस ज़्यादा होगा, थर्ड पीक का मैस उससे ज़्यादा होगा। तो जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे पीक आएगी, यानी आप कह सकते हैं जो फर्स्ट पीक होगी ये लेफ्ट वाली, ये सबसे लाइटेस्ट वेट आइसोटोप की होगी, और जो सबसे राइट पे होगी एक्सट्रीम राइट पर वो सबसे हैवीएस्ट आइसोटोप की पीक होगी। तो मैंने इस पीक या इस ग्राफ के अंदर एलिमेंट का नाम मेंशन नहीं किया, जैसा कि आप बुक से कंपेयर करेंगे तो आपको ये नियोन जैसा लगेगा, लेकिन मैंने नियोन का नाम लिए बगैर आपको बताया कि इस स्पेक्ट्रम के अंदर से कैसे आपने रिजल्ट या कैसे आपने एमसीक्यू सॉल्व करनी है कॉन्सेप्चुअली। तो ये पॉइंट हम यहीं खत्म करेंगे मैथ स्पेक्ट्रम का। इसके जो पार्ट्स हैं वो बुक में चूँकि लिखे हुए हैं और बहुत से बच्चों को इसके आइडिया है, बुक की रीडिंग से पता चल जाएगा कि इन पार्ट्स का क्या काम है, आयोनाइजेशन चैम्बर का क्या काम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है, और ये कैसे कैसे आइसोटॉप्स होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन चूँकि बुक की इन्फॉर्मेटिव लाइन्स पर बेस करती है तो बुक रीडिंग से क्लियर हो जाता है। मैथ स्पेक्ट्रम के बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि व्हाट इज एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स सी, हम किसी भी कंपाउंड के एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करने के लिए एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स करते हैं, और एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस जिसके अंदर हम किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद हम करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस से उस कंपाउंड्स में मौजूद एलिमेंट्स की क्वांटिटी मेजर की जाती है। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस पहले करने हैं और बाद में क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस से यू कैन फाइंड द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हमारे पास जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस की एग्जांपल है दैट इज
कंबस्टन एनालिसिस। कंबस्टन एनालिसिस जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, और कंबस्टन एनालिसिस के ज़रिए आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो कंबस्टन एनालिसिस में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेजेस कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूले लिखे हैं, फॉर्मूला भी आपने याद करना है। और क्या है देखते हैं। कंबस्टन एनालिसिस के अंदर, कंबस्टन एनालिसिस में वी कैन फाइंड द नंबर 1 परसेंटेज ऑफ कार्बन, we can find the percentage of hydrogen, we can find the percentage of oxygen। ये फॉर्मूले आपने याद रखने हैं एमसीक्यू के। परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए आपने मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर लिखना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, mass of compound multiply 27.27% से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मैंने 27.27% लिखा, आपकी बुक में उन्होंने 12/44 मल्टीप्लाई 100 किया, जो कि कार्बन की परसेंटेज एक्चुअली है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो मैंने डायरेक्ट उसकी परसेंटेज लिख दी है। इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए मास ऑफ वाटर ऊपर लिखना है, मास ऑफ कंपाउंड आपने नीचे लिखना है, और मल्टीप्लाई कर देना है 11.11% से, जो कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है इन वाटर। और ऑक्सीजन चूंकि आपको पता है कंबस्टन के अंदर कंबस्ट नहीं होता, तो इसलिए उसकी परसेंटेज हम डिफरेंशियल मेथड से निकालते हैं। और डिफरेंशियल मेथड क्या होता है कि 100 माइनस दोनों एलिमेंट्स जो बाकी कंपाउंड के अंदर है उनकी परसेंटेजेस को, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ कार्बन को सम करके 100 से माइनस कर देना है, यू कैन फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होते हैं वो कंबस्टन एनालिसिस है, और कंबस्टन एनालिसिस के अंदर ये जो एलिमेंट्स मैंने दिए हैं, इन एलिमेंट्स की परसेंटेज मालूम की जाती है फार्मूलों के जरिए। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर से फाइंड होता है, जो कि 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होगा, और मास ऑफ वाटर जो है वो वाटर के एब्जॉर्बर से फाइंड होगा, जो कि मैग्नीशियम परक्लोरेट MgClO4 ट्वाइस। और ऑक्सीजन जो कि कंबस्ट नहीं करता है, इसलिए ऑक्सीजन का एब्जॉर्बर कोई भी नहीं है, तो ऑक्सीजन का की परसेंटेज हम इनडायरेक्टली फाइंड करते हैं बाय दिस डिफरेंशियल मेथड। तो अब देखते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के जरिए हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स मालूम कर ली। अब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स से नेक्स्ट क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स से नेक्स्ट वी फाइंड द मोल ऑफ एलिमेंट्स, मोल ऑफ एलिमेंट्स। मोल ऑफ एलिमेंट्स से क्या फाइंड करते हैं, मोल्स ऑफ एलिमेंट्स से हम बनाते हैं बाद में मोल रेशो, मोल रेशो, और मोल रेशो को हम डिवाइड करते हैं मिनिमम मोल से, मिनिमम मोल से, और मिनिमम मोल से डिवाइड करने के बाद वी फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला को फर्दर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं n के साथ, और एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करके वी फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आपने देखा कि क्वालिटेटिव एनालिसिस किए, उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस किए बाय कंबस्टन एनालिसिस, और कंबस्टन एनालिसिस से वी फाइंड द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स से क्या बनाना है, आपने उन एलिमेंट्स की मोल बनानी है। वो कैसे बनानी है, मोल बनाने के लिए आपने परसेंटेज को, एलिमेंट्स की परसेंटेज को एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज से डिवाइड कर देना है। मोल बनाने के लिए परसेंटेजेस को उन्हीं एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे कुछ बात हम करेंगे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और n इज इक्वल मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है, इसको कॉन्सेप्चुअली। तो आइए देखते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला को अगर आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ऐसी बात है कि दो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं,
उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है लेकिन उनकी n की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर CH लेता हूँ एम्पिरिकल फार्मूला और इधर भी लेता हूँ CH, अब ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे लेकिन दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला स्टार्ट में CH और CH है। मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा C2H5, ये बन जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा C6 और H6। तो अब देखिए C2H4 जो बना है ये बना है एसिटाइलिन या इथाइन और ये बना है बेंजीन। तो आपने देखा एसिटाइलिन और बेंजीन दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। दो डिफरेंट कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है लेकिन n की जो वैल्यू और डिफरेंट होने की वजह से मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो गया। अगर मैं CH को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो एसिटाइलिन का बनेगा, लेकिन अगर मैं CH को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो बेंजीन का बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो n है ये एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंशिएट करता है। अब यहाँ पे n क्या होता है, n की बात भी कर लेते हैं। व्हाट इज n? n जो है इट कैन नेवर बी इक्वल टू 0, n कैन नेवर बी इक्वल टू नेगेटिव, n कैन नेवर बी इक्वल टू फ्रैक्शन। n की 3 वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। n 0 नहीं हो सकता, n नेगेटिव नहीं हो सकता, n फ्रैक्शन नहीं होता, तो फिर n क्या होता है? n इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल होल नंबर। n की वैल्यू हमेशा होल नंबर होती है। हाँ, अब यहाँ पे एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल 1, अगर n की वैल्यू 1 है तो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे? सेम होंगे। इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल 1 देन एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहाँ पर n को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अगर हम इसी फार्मूले को रीअरेंज करें, अगर हम इस फार्मूले को रीअरेंज करें we can find the value of n। तो देखते हैं n की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला n से मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वेशन के उधर जाके वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर हम ऊपर मॉलिक्यूलर फार्मूला से उसका मैथ्स लेंगे और नीचे एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल मैथ्स लेंगे। जब दोनों मैथ्स को डिवाइड करेंगे तो वो n की वैल्यू आ जाएगी। तो n की वैल्यू दो मैथ्स की रेशो है, ऊपर मॉलिक्यूलर फार्मूला का मैथ्स लेंगे, नीचे एम्पिरिकल फार्मूला का मैथ्स लेंगे, दोनों मैथ्स को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमेशा इंटीग्रल होल नंबर वैल्यू में आएगा और वो जो n होगा वही एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिफरेंशिएट करता है। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। n इज इक्वल मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स। ठीक है। अब एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि जितनी n की वैल्यू होती है ना, मॉलिक्यूलर मैथ्स एम्पिरिकल मैथ्स से उतने गुना ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर CH and C6H6, C6H6 की, ये बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH और ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH and C6H6। अब आप देखिए बेंजीन का एम्पिरिकल मास आएगा 13 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन का, 1 ग्राम हाइड्रोजन का। बेंजीन का मोलर मास जो है वो 78 ग्राम है। तो आप देखिए बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास 78 ग्राम बेंजीन के एम्पिरिकल मास से 6 गुना ज़्यादा है, क्योंकि उसकी n की वैल्यू 6 थी, तो लिहाजा जितनी n की वैल्यू होगी उतने गुना मॉलिक्यूलर मास एम्पिरिकल मास से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर n की वैल्यू 1 है तो उस केस के अंदर एम्पिरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों बराबर होंगे। लेकिन अगर मैं इसी एग्जांपल को एसिटाइलिन पे अप्लाई करता हूँ
तो CH2H4। देखिए CH एसिटाइलिन का एम्पिरिकल फार्मूला है और C2H2 एसिटाइलिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका मास 13 ग्राम है और इसका मास 26 ग्राम है। एसिटाइलिन का मॉलिक्यूलर मास 26 है और इसका एम्पिरिकल मास 13 है। तो देखिए 26 13 से कितने गुना ज़्यादा है जितनी उसकी n की वैल्यू थी, और एसिटाइलिन के लिए n की वैल्यू 2 थी, लिहाजा एसिटाइलिन का मॉलिक्यूलर मास उसी के एम्पिरिकल मास से 2 गुना ज़्यादा है। जिस तरह बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास 78 ग्राम अपने ही एम्पिरिकल मास से 6 गुना ज़्यादा था क्योंकि उसकी n की वैल्यू 6 थी। तो होपफुली ये एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मोल, एवोगाड्रोस नंबर, मोलर वॉल्यूम और स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। आप इसे नोट कीजिए।